आप देख रहे देश की नंबर 1 डिबेट प्रश्नकाल। और बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नीतीश कल यानी गुरुवार दोपहर 1:30 बजे पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ समारोह के लिए 2 मंच बनाए गए हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शरीक होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 150 मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया। इससे पहले सुबह 11 बजे पटना के बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया। मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों इस बार भी बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। इधर बीजेपी के विधायक दल की बैठक से पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। चर्चा है कि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जो देर रात चल सकती है। इस बैठक में मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होगी। उधर सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने एनडीए में 2 मंत्री पद और डिप्टी सीएम पद की डिमांड रख दी है। चिराग अपने बहनोई अरुण भारती का नाम बढ़ा सकते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर ने 19 सीटें जीती हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर, फिर हम प्रश्नकाल में प्रश्न करेंगे। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार की जनता को, जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को। कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है, उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। तो सरकार फिर से एनडीए की है। बिहार की जनता जो दंश झेल रहा है, पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, उस बिहार तरक्की करे। तो 10वीं बार नीतीश कुमार, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री लगातार तारीफ करते रहे नीतीश कुमार की, और देखिए एक बार फिर से अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022, 28 जनवरी 2024 और अब 20 नवंबर 2025। कल पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है जेडीयू के लिए और बहुत ऐतिहासिक क्षण है बिहार के उन वोटर्स के लिए जिन्होंने इस बार एक बम्पर मैंडेट देकर एनडीए की सरकार बनाई है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है,
जिससे अगले घंटे लगातार प्रश्नकाल में हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। कुमकुम भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। कुमकुम जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मनोज लाल मनु मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। मधु मंजरी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। मधु जी आपका भी प्रश्नकाल में बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार है। अमिताभ सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। सबसे पहला सवाल मैं कुमकुम भारद्वाज जी से पूछूंगा। कुमकुम भारद्वाज जी बहुत बहुत बधाई है, कल एनडीए की सरकार का खाका तैयार है, कल शपथ ग्रहण समारोह है। बहुत ऐतिहासिक पल है आपके लिए भी और बिहार के उन वोटर्स के लिए जिन्होंने एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ एनडीए को सत्ता सौंपी। जी बिल्कुल अमित जी, जो बिहार की जनता ने हमारे नेतृत्व में और हमारे जो हमने प्रोजेक्ट्स, जो हमने पॉलिसीज लेकर के आए, उसके क्रियान्वयन सराहा और खास करके शीर्ष नेतृत्व को कहते हैं ना क्लियर कट, बिल्कुल बम्पर जो कहते हैं, ये अप्रत्याशित जीत है हमारी। हम गदगद हैं, बट साथ में हमारा जो कंधा है वो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि हम जनता जनार्दन ने जिस विश्वास के साथ हमारे में भरोसा दिखाया है, उसको हम बिहार के को डेवलपमेंट के मॉडल को और भी उसके रास्ते को आगे हम उसके मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेंगे। दूसरी बात कहना चाहूंगी कि खास करके महिलाओं ने जो घर से निकल करके जो पोलिंग किया है, सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे अमित जी, तो यहाँ पे बार बार मैं कह रही हूँ कि महिलाओं का जो सिर्फ बाकी की सरकारें एक प्रोपेगेंडा करती थी महिला सशक्तिकरण का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, जनादेश उसका है। आज तक महिलाएं डिपेंडेंट रहती थी पुरुषों पे, लेकिन घर सरकार ने इस चीज को नहीं सोचा था और पता नहीं कौन से सशक्तिकरण की वो बात करते थे। अगर महिलाएं आर्थिक तौर पे सशक्त हैं तो पूरा परिवार, कहते हैं कि एक महिला अगर सशक्त होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो पूरा परिवार को वो संभालती है, पूरे परिवार को वो मतलब एक रूप बदलता हुआ आपको दिखता है उस परिवार के अंदर, एक जनरेशन बदलता है। उसी तरह से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। और ये महिलाएं जो पहले लिखना पढ़ना भी बहुत सारी महिलाएं थी जो नहीं जानती थी, थंबप्रिंट लगाती थी, उन महिलाओं को कमल के माध्यम से कलम हमने थमाया है और आज वो सिग्नेचर करने के लिए निकली हैं। घर की दहलीज से जब वो निकली हैं तो अपनी शक्ति की, और शक्ति भी पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव वे में, जो एक जननी की, एक माँ का जो थॉट होता है, उस थॉट प्रोसेस के साथ वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं तो कहूंगी कि बिहार की जो बिहारियत थी, जो हमारे ऊपर एक इतना बड़ा दाग था लगा हुआ कि हमें लोग लालू के साथ जोड़ करके देखते थे, तो अब तो मैं यही कहूंगी कि एक था लालू और वो दाग हमारा शायद धुल चुका है। ठीक है, मैं मधु जी के पास जाता हूं। मधु जी, राहुल गांधी और विपक्ष मिलकर एसआईआर के मुद्दे को बहुत बड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन अफसोस कि ये मुद्दा उतना ज़्यादा कम्युलेटिव होकर कन्वर्जन में नहीं दिखाई दिया। सिविक सोसाइटी के 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी और विपक्ष इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ये पॉलिटिकल एजेंडा है जिसकी वजह से देश में एक अलग छवि बनती जा रही है इलेक्शन कमीशन की, जो ठीक नहीं है। ये उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है, शिवसेना से लेना देना नहीं है, आरएसएस से लेना देना नहीं है। ये सिविक सोसाइटी के लोग हैं, रिटायर्ड जजेस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, जब ऐसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ बात आती है कि अगर हम निष्पक्ष भी मान ले चुनाव आयोग को, तो क्या जिस तरह से प्रक्रिया एसआईआर की हुई थी, जिस तरह से डॉक्यूमेंट मांगा गया था, दस्तावेज मांगा गया था, अगर विपक्ष नहीं खड़ा होता, विपक्ष इसकी लड़ाई नहीं लड़ती, तो क्या वो आधार कार्ड तक पहुंच पाएगा जहां आधार कार्ड भी मान्यता नहीं था? पहली बात ये। दूसरी बात, कौन सा पूरे देश में बताइए कि राज्य है जहां क्या चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बन के रह गया और चुनाव के बीच में लोगों के बीच में पैसा बांटा गया? ये आयोग से पूछा जाता था तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देते थे। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सा चुनाव आयोग का ईवीएम का सेटिंग है कि क्या है? मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, कि हो सकता है नहीं होगा ईवीएम का सेटिंग, कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया, तो क्या महज एक संयोज है कि सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट आता है, विजय सिन्हा जी को 1,22,408 वोट आता है, मात्र शून्य का हेरफेर 8 और ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये लिस्ट है
जिसमें कि करीब करीब तकरीबन एक ही जैसा वोट आता है, 1,04,87, 1,04,86, 1,04,88 और 1,04,85, 1,04,44। तो ये क्या आपको लगता है कि इस पर सवाल उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? अगर नहीं है तो वैसे भी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। लगातार जो है विपक्ष में रहने वाले लोग जितना भी बात बोले वो गलत ही होता है। विपक्ष ना बोले, जब विपक्ष इनके हाथ में हाँ में हाँ मिला है तो ये ठीक है, कि अदरवाइज विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो यहाँ पे कराना ही नहीं चाहिए। नहीं मधु जी, सिविक सोसाइटी के मधु जी, ये चिट्ठी सिविक सोसाइटी के लोगों ने लिखी है, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ अमित जी, एक चीज और, जिस तरह से महिलाओं ने वोट किया, तो क्या कल मंच पे कितनी महिलाएं दिखेंगे या सिर्फ महिलाएं वोट करने के लिए ही होती? जो सशक्तिकरण की जो ये बात कर रही, महिला सशक्तिकरण का, तो क्या डिप्टी सीएम महिला बनेंगी या दलित बनेगा, या तो फिर मंच पे कितने महिलाओं को जगह मिलेगा, या फिर सिर्फ डमी वाला जो होता है ना, लॉलीपॉप वाला मंत्रालय ही सिर्फ महिलाओं को नहीं मिलेगा? क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ वोट देने के लिए होता है, 10,000 रुपया देने के लिए होता है, या कल के मंच पे मुझे लगता है 40% या मतलब चलो 35% ही महिलाएं दिखेंगी फ्रंट रो में? क्या ये होगा? अगर महिला सशक्तिकरण की बात है, अदरवाइज महिला सशक्तिकरण की बात मत कीजिए। महिला, बिहार की जो मासूम महिला है उनके जज्बातों के साथ खेल करके 10,000 रुपया दे करके जो वोट खरीदने का काम किया है, सिर्फ मात्र महिलाओं का यही इतना ही क्षमता रह गया बिहार में। मनोज लाल जी, मुझे बताइए कि बिहार की महिलाओं का बुद्धि विवेक मर गया है क्या? बिहार की महिलाएं इतनी बुद्धि विवेकहीन हो गई कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चुनाव से एक दिन पहले खाते में 10,000 रुपये आए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये 10,000 रुपये सारी ज़िंदगी चलेंगे? क्या इन 10,000 रुपये से पूरी ज़िंदगी का राशन आ जाएगा? क्या इस 10,000 रुपये से पूरी ज़िंदगी का बिजली का बिल भरा जाएगा? क्या बच्चों की फ़ीस भर ली जाएगी? क्या तीमारदारी और दवाएँ हो जाएंगी पूरी ज़िंदगी के लिए? बिहार की औरतें इतनी बेवकूफ़, इतनी मूर्ख तो है नहीं कि उनको 10,000 रुपये दे के नीतीश बाबू ने उनको फुसला लिया, बहला लिया और उन्होंने वोट कर दिया। दूसरा सवाल, सिविक सोसाइटी के लोगों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी के खिलाफ। मधु जी आपका मौका पूरा हो गया, मैं आपके पास आऊंगा, आई गिव यू टाइम। सिविक सोसाइटी के लोगों ने मनोज भाई चिट्ठी लिखी है बाकायदा कि राहुल गांधी जो ईसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छा पॉलिटिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये गलत बात है। मनोज जी। नमस्कार अमित जी। जी सभी लोगों को नमस्कार, अमिताभ जी को प्रणाम। देखिए अमित जी, अब जिनको जितनी समझ आएगी उतना ही बोलेंगे। अब ये अभी के महिलाएं जो है ना, अभी पढ़ी लिखी हैं, अभी में जो दम है वो उस समय के महिलाओं में नहीं दम था। और महिलाएं कोई 10,000 रुपया उनको दे दिया गया है, इसी से उनकी जिंदगी कट जाएगी, इसके लिए वो पैसा नहीं दिया गया है। 10,000 रुपया उनको इसलिए दिया गया है कि आप इससे कोई अच्छा काम कीजिए, व्यवसाय कीजिए, और उसके बाद जो जीविका की जो टीम है वो उसको जांच करेगी और उसको लगेगा कि इसमें और कुछ पैसा दिया जाए तो ये महिलाएं अच्छी कर सकती हैं। तो उसी के एवज में ये 10,000 रुपया दिया गया। 2 लाख रुपया तक अगर अच्छा करेंगी, 2 लाख नहीं, 2 लाख रुपया तक देगा। अब इसको इन लोगों ने किस तरह मैनिपुलेट किया, कहा कि ये 10,000 रुपया जो है ये फिर चुनाव के बाद ले लिया जाएगा। ये 10,000 रुपया के लिए कुछ तो इनके लोग आप ही के चैनल पर थे जी, कि बैंक से इनको नोटिस मिल गया। हमने कहा कि भाई नोटिस दिखाओ, तो बंगले झांकने लगे। देखिए लोकतंत्र में अमित जी, जीत और हार हमेशा लगी रहती है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अगर हमको हार हुई है तो हम उसको स्वीकारेंगे। 2020 में जब हम 43 सीट पर आए अमित जी, तो इस चुनाव से पहले जितने भी डिबेट होते थे जिस चैनल पर ही, तो ये लोग कहते थे कि आप तीसरे नंबर की पार्टी है, आप तीसरे नंबर की पार्टी है। अब ये कितने नंबर की पार्टी है? उस समय तीसरे नंबर की हम पार्टी थे, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा था। उस समय चुनाव आयोग में कोई खराबी नहीं थी। अब
अगर पीसीआर ये चेंज द अब आप ग्राफिक्स, तीसरे पीसीआर चेंज द नंबर ग्राफिक्स। से जी सर, जी सर। तीसरे नंबर से नीचे चले गए तो चुनाव आयोग ये हो गया। जिन लोगों ने भी कहा है ये तो सामने आ रहा है ना भाई। मैं भी कहता हूँ, मैं भी बेबाकी से कहता हूँ कि चुनाव आयोग ने अगर कोई गलत किया है तो आप एसआईआर के समय कोई सबूत नहीं दे पाए। राहुल गांधी जी बहुत बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उस समय सारे मीडिया उनके पास गए, एक बार भी उन्होंने गोदी मीडिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि कोई ऐसा मीडिया नहीं था जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी झूठी बात हो सही बात हो उसको दिखाने का काम नहीं किया। चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट करके दो, तो नहीं दिए। और बिहार में 60 लाख की 65 लाख की कितना लाख वोट कट गया। तो जिसके नेता जिस पार्टी के लोग आतंकवादी को रात में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं, वह बिहार के इतने बड़े जनता के भावना को के लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे क्या? और उनको 1 लाख मिला, उनको ये मिला। ये कौन सा रहा कि इनके भी कई विधायक अभी 100 के नीचे के वोट से भी जीते हैं। उस समय चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा था क्या? देखिए, मैं अभी भी मैं प्रार्थना करता हूं तमाम विपक्ष से कि जनता ने जो उनको मैग्नेट दिया है, विपक्ष में बैठने का मैग्नेट दिया है, तो पूरी ईमानदारी से स्वीकार कीजिए और जनता के सवाल को लेकर आप आइए। क्योंकि आपका जो महागठबंधन था वो तो इस चुनाव में लटगठबंधन साबित हो गया। अमित जी न एक साथ ये सीट का बंटवारा कर सके, 15-17 कितने सीट पर आपस में लड़ते रहे। जिनका एक उम्मीदवार नहीं जीता उसको वो डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिए। जिस माई समीकरण की ये दुहाई देते थे मुस्लिम, उनको वो पर्दा लगाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए छोड़ दिए। तो बिहार के मुसलमान, बिहार के महिला, बिहार के युवा इतने मूर्ख हैं क्या कि इनके झांसे में आ जाते हैं? उन लोगों ने भी दिखा दिया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, जनता ने हमको मैग्नेट दिया है, हमारे काम को देख के दिया है, हम वो कर रहे हैं और आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। इनसे हमारा अपील है कि आप आगे आइए, सरकार से अगर कोई गलती हो रही है उसको सामने रखें। ठीक है, अमिताभ सर भी मेरे साथ। अमिताभ सर, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसकी प्लानिंग ऑलमोस्ट डन है। 15-16 मंत्री बीजेपी कोटे से, 14-15 मंत्री जेडीयू कोटे से हैं और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र भी एक काम कर गए हैं अपना। उन्होंने जो मेहनत की है वो रंग लाई है, सीटों में वो भी कन्वर्जन दिखाई दिया है, तो उनके कोटे से भी मंत्री वगैरह का मामला है। अब एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मिलकर जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर हो हल्ला मचा, मैं कुमकुम जी से भी ये सवाल पूछूंगा। अमिताभ सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप समझाइए। अब देखिए, सिविक सोसाइटी के लोगों ने चिट्ठी लिख दी है राहुल गांधी पर। अब वो नाराज़ हो रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को जो आप विक्टिम बना रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में, उन्होंने ये चिट्ठी में बाकायदा लिखा है नहीं करते हैं, हम पर जनादेश आया। सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सारे बड़े जजेस हैं जो रिटायर हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में बहुत लंबे समय तक इलेक्शन कमीशन में उन्होंने काम किया। वो सब चिट्ठी लिखकर यही कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को बदनाम मत करिए, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, खामी नज़र आ रही है, आप कानून का रास्ता अख्तियार करिए, कैविएट फाइल करिए। पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है, कहीं कोई बंदिश, कोई किसी के लिए क्लोजिंग नहीं है। आप जाइए और अपने सवाल रेज करिए और आप कार्रवाई की मांग करिए। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप लीगल रास्ते अख्तियार नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ डिबेटों में बात कर रहे हैं, आप सिर्फ मीडिया के बयानों में बात कर रहे हैं कि चोरी हो गई जी, एसआईआर हो गया, 25 लाख वोटर चोरी हो गए, गलत तरीके से वोट हुआ, वीवीपैट सेट हो गया था, ईवीएम मशीन हैक हो गई थी। ये सारे जो नैरेटिव आप रख रहे हैं, ये कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं अमिताभ सर? नहीं, ये एक बहुत एक ना प्लान्ड जो एक साजिश जिसको कहते हैं ना, और इसके पीछे जहाँ तक हम लोगों को सूचनाएं मिलती रही हैं जी, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में अपनी मर्जी की सरकार बनवाती रही हैं, अपनी मर्जी के मंत्री बनवाते रहे, अपनी मर्जी के ठेके और ये सब बांटते रहे थे। अब उन लोगों को क्योंकि दिक्कत हो रही है तो उनकी शह पे ये एक कोशिश हो रही है कि जो पार्टियां हार रही हैं वो जब हमारे अपने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके जनता के बीच उसकी छवि धूमिल करें। आप बताइए कहाँ पे पीछे रहा है निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग ने इनको सरेआम आमंत्रित किया कि आओ
ईवीएम पे शिकायत उठा रहे थे कि आओ ईवीएम को गलत साबित करो, आओ हैक करके दिखा दो। भाई तुम बहुत सक्षम लोग हैं, तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि 20-20 लाख रुपया वकील की एक सुनवाई पे अपने सिब्बल जैसे लोगों को आप हायर कर सकते हैं। आपके पास इतने बड़े मास्टर जो हैं सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत मास्टर लोग हैं, सब तरीके के लोग हैं, तो आप बैठ करके ईवीएम हैक करके दिखा देते। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इनके आसपास जो सलाहकार है ना, या तो वो गलत हैं और दूसरा वो षड्यंत्र है। दोनों हिस्से हैं इसमें शामिल होते हैं कि अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो हर चीज को बदनाम कर दो। अरे आके पीछ पे खेलो ना भैया, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी बात सुन रहा है और निर्वाचन आयोग हर बार गया है सुप्रीम कोर्ट और अपनी बात सामने रखी। तुम्हारी भी बात रखी गई, सुप्रीम कोर्ट की भी बात रखी गई, तुम्हारी बात जाता है ना कि बड़ा ही सेक्युलर किस्म का विधान है, हर चीजों को सुनना है, सबको बराबर मौका देना है। कहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने तो मना नहीं किया, अगर इनके आरोप कुछ थे, दम नहीं था तो भी सुना और निर्वाचन आयोग को बुला करके कहा कि इसका जवाब दो जो ये कह रहे हैं। कहीं पे एक भी तथ्य जब सामने नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वार्न भी किया, तो ये जानबूझ करके आम जनता को, चूंकि ये पता है कि आम जनता जो है विशेषज्ञ नहीं होती है, तो उसको कुछ भी कह के बरगलाया और बहकाया जा सकता है। जैसे कि ये 60-65 सालों से ये लोग बरगला के बहका करके गंवार बनाए रख करके, परजीवी बनाए रख करके वोट लेते रहे, ये अभी भी चाहते हैं कि वैसा ही हो। और जहां तक फ्री बीज की बात है तो कोई पार्टी पीछे नहीं थी, हर पार्टी ने अपने तरीके से जनता को बहुत लुभावने ऑफर दिए। अब जनता को जिस पे भरोसा था, जिस पे विश्वास था, उसके ऑफर को उन्होंने स्वीकार किया। और अभी तक जब ये लोग अपनी हार को स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। ये अपनी हार को जब स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि ये अपनी गलतियों में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है, तो बैठ करके उसका अध्ययन करें। अपने जो माहिर लोग हैं, बहुत सारे इलेक्शंस जीते हुए लोग हैं, उन सब के साथ बैठ करके मीमांसा करें, विवेचन करें और कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं और हम कम हो रहे हैं, उन सब चीजों को ठीक करके काम करें तो अगला चुनाव जीत सकते हैं। अगर ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के खेल में जाएंगे तो आगे भी चुनाव जीतने की गुंजाइश बहुत कम होगी। भारद्वाज जी, एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि बिहार के चुनावों में एक बहुत बम्पर मैंडेट आया, विपक्ष की करारी हार हुई, उसके बाद एसआईआर का मुद्दा फिस हो गया। राहुल गांधी चुनाव के बाद भी अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग मंचों में जाकर एसआईआर के मुद्दे को उठाते रहे। अब सिविक सोसाइटी के लोगों ने चिट्ठी लिखकर कुमकुम जी कहा कि बस करिए भाई, ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये नैरेटिव किसी काम का नहीं है। अगर आपको आपत्ति विपत्ति संकट है तो आप कोर्ट का रुख करिए, सबूत दिखाइए। सिर्फ आप लगातार बातें तो कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यही सबूत लेकर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? आपने एक प्रेजेंटेशन दिखाई जिसमें आपने बताया कि ब्राजील की मॉडल हरियाणा में वोट कर रही है। आपने एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें आप कह रहे हैं कि 20 लाख 25 लाख वोट चोरी हो गए, काट दिए गए, और जो भी आपका डेटा और जो भी एनालिसिस आपका रहा है वोट चोरी को लेकर, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? आप कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ पब्लिक को पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के जहन में डालने के लिए है कि भाई इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं करता, इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लीगल रेमेडी है वो अख्तियार नहीं करनी है कांग्रेस को। अमित जी, सबसे बड़ी बात है कि जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो संवैधानिक तरीके से तो ये स्टैट्यूटरी पोजीशन है, संवैधानिक नहीं है। और ये जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तब उन्होंने आपातकाल के बाद ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए एक क्रिएट किया पोजीशन, और ये कैबिनेट का पोजीशन माना जाता है। इसकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी कमेटी में ये के साथ, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी ये रहते हैं। इनके वक्तव्यों का, इनकी बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया गया है, जिनके इर्द गिर्द हम मूव कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनकी कोई समझ नहीं है, और ये सिर्फ राज्य बिहार
राज्य या किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं है, राज्य के साथ साथ देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इनकी कोई समझ नहीं, इनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप वॉच कीजिए, ये जिस तरीके के मुद्दे को उठाते हैं, इनको है कि जब सुबह में ना सपने में जो भी आ गया और जो भी इन्होंने उठा लिया उसके ऊपर ये शुरू हो जाते हैं, और हमारी बाध्यता बन जाती है कि हम उसके ऊपर जवाब मीडिया के माध्यम से तलब होता है और हम उसका जवाब देते, मतलब हम क्या जवाब दें, मतलब इसी तरीके की उनकी हरकतें रही हैं। उनको रिटायर्ड जजेस से और आईपीएस से कोई उनको मतलब कि थोड़ा भी है, उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको पता है कि उनकी दादी ने 3 जजों को सुपरसीड करके किस तरह से जस्टिस रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। अभी वो बेल पे जो चल रहे हैं, और जो नेशनल हेराल्ड का केस है बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। 1057 लोग कांग्रेस के थे उसमें एजेएल कंपनी में, जिसको यंग इंडिया में ट्रांसफर करके सिर्फ 4 लोगों को शेयर दिया गया है, जिसमें कि 76% माफ कीजिएगा 78% इन दोनों के पास है, 28% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास, और बैलेंस जो बचा था 50 उसका 14 या 12% जो है 24% जो बचा वो था मोतीलाल वोरा और आपके ऑस्कर फर्नांडिस के पास। दोनों में से आज कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसमें। सूरी होटल का अगर नाम बताऊं, जो ललित होटल के नाम से आप जानते हैं, वो चंडीगढ़ में आपको मतलब दिखेगा। तो ग्राउंड पे अगर आप उतर करके देखेंगे तो इन लोगों ने जो इतना बड़ा तांडव इनके पूरे परिवार ने किया है। कभी इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। देश में अभी तक गरीबी नहीं हटा पाए वो। दूसरा, बरुआ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बोला इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस तरीके का जहां वक्तव्य था, मतलब देश कुछ भी नहीं था उसके सामने। जो नेहरू जी ने बोला था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को, लाल किताब को लेकर के ये घूमते फिरते हैं, उन्होंने बोला था अंबेडकर जी को कि इसको थोड़ा सा स्लीक बनाइए, बहुत बड़ा हो गया है, और 8 ही शेड्यूल तक उसमें रखा गया था। लेकिन जब नेहरू जी आते हैं तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट होता है वो शेड्यूल 9 का होता है। शेड्यूल 9 को माना जाता है, और शेड्यूल 9 में आप किसी भी, आपको पता है, आप डाल देते हैं उसके अंदर तो किसी भी कानूनी प्रावधान में उसका अधिकार नहीं, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किया जाता। तो इनकी जो, और गोपाल स्वामी इलेक्शन कमीशन के ही चीफ थे, और उन्होंने जब नवीन चावला को कांग्रेस ने जब बनाया था तो ही क्लियरली सेड कि ही इज सच अ करप्ट पर्सन, वन शुड नॉट कंसीडर नवीन चावला एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने राजद के साथ रह करके, खास करके अगर मैं बिहार की बात करूं, सबसे पहले राजद जो पार्टी ये जो जीतती है तो कांग्रेस ऑपोजिशन में होती है। दूसरी बार जब वो आते हैं तो कांग्रेस उनके साथ एक स्क्रिप्ट लिखती है, एक पटकथा लिखी जाती है, और उस पटकथा में जो कहते हैं ना, रक्त रंजित बिहार को किया गया। जो 15 साल का जो दौर बिहार ने देखा है, जो हमने देखा है, जो दंश हमने झेला है, उसको एग्जीक्यूट किसी ने अगर किया था तो उसको राजद ने किया था। अजीब अजीब परिस्थितियां हैं। अगर सिर्फ तेजस्वी के ऊपर, राहुल के ऊपर, जिनकी कोई समझ नहीं है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रही हूं और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रही हूं, जिनकी कोई समझ नहीं है, ये कहते हैं ना कि जिधर ये चल पड़ते हैं उधर हमें चलने के लिए मीडिया भी बाध्य करता है और हमारी भी बाध्यता हो जाती है, बिकॉज ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो हमें देश की जो ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां हैं उनको समझना होगा। अभी डिलिमिटेशन का समय आने वाला है। देश के अंदर फिर से हम पॉपुलेशन के लिए जाएंगे, फिर डिलिमिटेशन का दौर आएगा, उसमें राज्यों में आपको पता है कि सीटों में उसमें फर्क पड़ेगा। इसके लिए इनको बहुत ही कोई समझदार ऑपोजिशन में बैठा हुआ, राज्य के अंदर भी और देश के अंदर भी, कोई ऐसा नेता चाहिए जो तरीके से चीजों को उठा सके, जो देश की जनता के हित में हो, जो देश के हित में हो। ये लोगों ने जिस तरीके का काम कर दिया है, अगर दूसरी बात कि अगर तेजस्वी, पता नहीं तेजस्वी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह भी पाएंगे या नहीं, पता नहीं उनको कितनी सीटें मिली हैं, गॉड नोस अबाउट दैट, और कितना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। इतने वो मानसिक तौर पे विचलित हो गए हैं कि जैसी जैसी चीजें देखने और सुनने को मिल रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां महिला मतदाता ने, मातृशक्ति ने निकल करके देश को, मतलब बिहार के माध्यम से देश को इतनी बड़ी सौगात दी और देश को इतना बड़ा मैसेज दिया है कि महिला शक्ति क्या होता है, महिला आर्थिक शक्ति क्या होता है। वहां पे आप देख रहे हैं कि महिलाएं रो रही है रोड पे, बिहार के परिवार की महिलाएं रो रही हैं। पेन होता है, दर्द होता है। मैं पारिवारिक मसले पे नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन दर्द होता है। ठीक है। मधु जी, एक बात अमिताभ सर ने बहुत फैक्चुअल बात कही है कि आपकी टीम में शायद रणनीतिकारों की कमी है, शायद वो विजन नहीं है, शायद वो रेक्टिफिकेशन नहीं है। बात बोली, उन्होंने कहा कि आपके पास एक ऐसा जानकार आदमी चाहिए, एक ऐसा पैनल चाहिए जो बीजेपी एनडीए की कमियों और खामियों को निकाल सके
उन पर काम कर सके, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो काम नहीं करेंगी। तो क्या सच में आपके पास ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों की कमी है, या आपको लगता है कि आपके पास सारी सुलभताएं हैं, सभी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप लोग लीगल रेमेडीज़ के लिए नहीं जा रहे? SIR के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर तेजस्वी बाबू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने कहा कि 25 लाख वोट चोरी हो गए, उन्होंने ये बात कही। यही बात सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए, यही बात पटना हाई कोर्ट में कह दीजिए। ये सब बातें अगर लीगल तरीके से होंगी, ड्राफ्टिंग में होगा, बड़े बड़े वकील आपके पास हैं, अगर वो वकील जाकर आपके लिए बहस करेंगे, जिरह करेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता के अंदर भी एक प्रोमिनेंट विश्वास आएगा कि भाई विपक्ष जो बातें कर रहा है वो सही है, सबूत है, नंबर्स हैं, डेटा है, ड्राफ्ट्स हैं, उन पर बात होनी चाहिए। सिर्फ हवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, 2 करोड़ 70 लाख नौकरी दे देंगे, 25 लाख वोट चोरी हो गया। मैं मान रहा हूं कि आपके मैनिफेस्टो की एक एक बात बिल्कुल सही है, आप उसको पूरा भी करते, सत्ता में आते, लेकिन विश्वास जनता में जगाने के लिए कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा मधु जी। सिर्फ बातें वोट चोरी की ये काम नहीं आ रही हैं। अमित जी एक चीज देखे हैं जी, मार्केटिंग तो पता ही होगा, आप मीडिया से हैं, बाकी सब लोग को भी बहुत पढ़े लिखे लोग, हमारी बहन तो लगती इतनी पढ़ी लिखी है जितना तो हम लोग तो है नहीं भाई, पढ़े लिखे है नहीं, जानते नहीं। कुमकुम जी शी इज एजुकेशनिस्ट, तो पढ़ी लिखी तो बहुत है। सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए, सबको टाइम दिए तो मुझे भी आपको भी चाहिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं आऊंगी। नहीं, आपको भी टाइम देंगे। पहली बात, मार्केटिंग जानते हैं ना, हम सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान करता है बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, फिर भी मार्केटिंग ऐसा किया जाता है ना कि हम कभी भी मार्केट में निकलते हैं, बाजार में निकलते हैं, तो हमें जब प्यास लगती है तो हमें मन करता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई भी अदर कंपनी का जो भी है। इस तरह से मार्केटिंग जो होता है ना बहुत मैटर करता है किसी भी चीज को। मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जिसको दिमाग और दिल से खेला जाता है। कभी भी आपको जाते हैं रोड पे तो ये नहीं मन करता, वो बहुत मतलब जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो जानते हैं वही नारियल पानी पीते हैं, अदरवाइज देखेंगे कि 99% लोग जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अलग अलग कंपनियों का। ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं। मानता हूं। मीडिया से लेकर केंद्र से लेकर के मतलब जो भी चाहिए एवरीथिंग, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहते, हर कोई अगर यही एक नेगेटिव नैरेटिव है, एक भाषण बिहार के इलेक्शन का सुनाइए आप, जिसमें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय पड़ोस के प्रधान गृह मुख्यमंत्री जी या कोई भी बिहार के बारे में कुछ बोला होगा। कोई कट्टा कनपट्टा कर रहा है तो कोई अपलू पपलू टपलू बंदर बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है यहाँ पे जमीन नहीं है, कोई बोल रहा है कुछ भी। मैं उस पर नहीं जाना चाहती कि कौन क्या बोला, और वही नैरेटिव जो है सेट हुआ उस पर। एक बात बताइए कि बार बार इस बार देखेंगे चारा चोरी की बात नहीं की गई। जब हम बात करते हैं चारा चोरी की तो आदरणीय लालू प्रसाद ही क्यों, जगन्नाथ मिश्रा क्यों नहीं, जो 4 साल जेल में रहे, बाद में भाजपा में चले जाते हैं, उनका बेटा आज भी मंत्री है आपके उस पे। इसकी बात करें, जब बात करते हैं बेटा का और उसकी बात करते हैं तो आज अभी बहुत अभी पेट्रोल में देखेंगे कि किस तरह से जो है आपको इन इथेनॉल को लेकर के किया जा रहा है, जबकि पता है कि देश का जो गाड़ियां है इथेनॉल सपोर्ट नहीं करती है, और इथेनॉल को इस तरह से प्रमोट किया गया। और ये किसके बेटे का कंपनी है, ये आपको नितिन गडकरी के दोनों बेटे का ये कंपनी है। जिस तरह से आप नहीं मैडम सुन लीजिए, पहले मैडम सुन लीजिए, आप बकवास मत कीजिएगा बीच में। नहीं कोई बात नहीं, मधु जी सुनिए, हाँ बोलिए। अरे हंसने पे पाबंदी थोड़ी है मधु जी, हंसने पे पाबंदी थोड़ी है, आप बोलिए। नहीं, जिसको मौका मिलता है ना वो करते हैं। बात करते हैं आप महिलाओं की, तो मैं देखना चाहूंगी, कल मुझे पता नहीं देखते हैं कि कितने फ्रंट रो में आपकी महिलाएं रहती हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए महिलाएं हैं, या फिर आपका प्रेजेंटेशन में महिला, क्योंकि पिछले लोकसभा में तो आपने एक भी महिला को टिकट भी नहीं दिया था, बिहार में बीजेपी ने नहीं दिया था। तो इस तरह की जो बातें आप करते हैं तो बातें बड़ा अच्छा लगता है, मार्केटिंग आपकी बड़ी अच्छी होती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग तीनों लोग हैं, ठीक है, चलिए जो है, इनको लगता होगा कि हमारे दादाजी की उम्र के लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये देखते हैं तो मुझे लगता है ये 20 साल 14 साल पहले की उम्र के हैं, और उस समय ये पढ़े लिखे हैं, जब समय शायद मुझे लगता है कांग्रेस के समय के होंगे। तो ये इस तरह की जो बातें बोल देना, कुछ समय क्या था, इसरो इनके समय में आया, IIM इनके समय में आया, IIT इनके समय में आया, एम्स इनके समय में आया, आप जब वहां था तभी आप उसको ले गए थे। आदरणीय पहले के ही मंत्रालय में जब कंप्यूटर आया था राजीव गांधी के टाइम में, तो आप ही लोग किस तरह से हल्ला हंगामा कर रहे थे, आप ही लोग लाते, GST लाते हैं, उस पर GST को, तो जिस तरह सलूट करते हैं, बहुत अच्छे मार्केट, और आप सत्ता में आए हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार आपके प्रधानमंत्री जी बिहार आए ना,
लोकसभा में आएंगे ना प्रचार करने के लिए, तो ये ना लालू प्रसाद का राज का दर्द नहीं दिखाएंगे, ये मार्केटिंग नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ देखो बिहारियों को मैंने पीएम मित्रा पार्क दिया, बिहारियों को मैंने मेगा सिटी पार्क बनाया, नॉलेजमेंट पार्क दिया, बिहार में फैक्ट्रियां लाई, बिहार से पलायन होकर हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बात। दूसरी एक बात, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज की बात की ना, आप ही लोग वो लोग हैं जो तेजस्वी जी को बोलते थे कि गमछा लहराता है, गमछा बांधता है, और मजबूर हो गए आपके प्रधानमंत्री जी गमछा लहराने के लिए। ये एक बिहारी का ताकत है, जो गुजराती जो आकर के और गुजरात में जो गमछा लहरा रहा है ना बिहार में, ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। और वो हम बोलते हैं आप चिटिंग वाली सरकार, हर चीज में चिटिंग करते हो। बोलिए अब आपको जो बोलना है। कुमकुम जी। जी बिल्कुल, ऐसा ना हो कि क्लेम हो जाए कि ये ब्लड ग्रुप हमारा है, ए हमने बनाया, बी हमने बनाया, ओ पॉजिटिव हमने बनाया। क्लेम तो ऐसा है कि मत पूछिए। गमछा मूवमेंट तो तेजस्वी जी का कॉपीराइट है, गमछा मूवमेंट पे तेजस्वी जी कॉपीराइट है। मधु जी ने बता दिया कि ये तेजस्वी जी का कॉपीराइट नहीं है। बिहार का गमछा जो है वो किसी का इस्तेमाल किया। अरे मधु जी, गमछा तो कोई भी लहरा सकता है, ये किसी का इसमें। अरे सुनिए, आप सुनिए, आपने तेजस्वी जी लहराए थे ना, तीन लोग बोलते थे। मान लिया बोले थे। मान लिया। कुमकुम जी एक चीज बोलूं मंजरी जी, थोड़ा सा अमित जी, इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, और मीडिया के माध्यम से जो मैं बोल रही हूँ इसको मैं मानूंगी कि जो जनता हमें देख रही है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। हमें अंग्रेजों ने जो ब्लाउज हम साड़ी के ऊपर पहनते हैं ना, वो अंग्रेजों ने दिया है, तो क्या बोलूं उनके लिए। अब इस तरीके का अगर क्लेम आता है, गमछा हमारा, गमछा उसका, किसने क्या किया? गमछा बिहारियों का है। गमछा तो भाई बिहारियों का है, गुजराती आकर के यहाँ लहराए तो मानते हैं बात के, बिहारी में ये दम तो है भाई, उसकी नकल करनी पड़े तो बिहारियों में ये दम तो है। गमछा तो यूपी में भी खूब चलता है मधु जी, गमछा तो पूर्वांचल में यूपी में बहुत चलता है, बनारस में चलता है, लखनऊ में चलता है। बिल्कुल सीट आया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे वाले पता नहीं है कि आरजेडी को कितना सीट आया, कांग्रेस को कितना सीट आया, बीजेपी को कितना है, आरजेडी को प्रवक्ता है, आप बैठे हुए डिबेट में बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। अरे सुनिए, बताना इसलिए नहीं उचित समझ रही हूँ, इंतजार आपको, आपके लोग कब आपको छोड़ करके चले जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आप नहीं रहेंगी, और जितना 25 सीट आपको आया है ना, ठीक है, तो आप ज्यादा मतलब कि अगर आपके नेता जिस तरह से ईडी सीबीआई फलाना ठिकाना को तो डर दिखाएंगे ना, तो लोग तो छोड़ के जाएंगे। अरे मधु जी सुन तो लीजिए, आपके बीच में वो नहीं बोल रही। मधु जी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने कहा कि इनको सीट नहीं पता है, तो मैंने जब सीट बता दिया तो वो फिर अब ईडी सीबीआई पे चली गई। अब समझ जाइए कि क्या करें इनके साथ, किस तरीके का हम डिबेट करें। सारे कांग्रेस भाजपा ही है तो वो आ जाएंगे, आरजेडी वाले भी लोग आ जाएंगे, मानती हूँ। आपने इतना डर दिखा दोगे ना लोगों को कि क्या करेंगे, बेचारे को आना ही पड़ेगा। जैसे सारे कांग्रेसी आज भाजपा ही बने बैठे हैं, आपके वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जरूर आएंगे, ये मैं मानती हूँ, आपसे सहमत हूँ मैं। ठीक है, सुन लेते हैं। मधु जी सुन तो लीजिए, मधु जी आपने बात पूरी कर ली, सुन तो लीजिए। हाँ, जब मैं बोलती हूँ तो आपको बुरा लगता है। बीइंग ए वुमेन, मैं हर महिला का रेस्पेक्ट करती हूँ, पहले भी मैं मधु जी बोलने दीजिए। मधु जी बात पूरी रहने दीजिए, मुझे भी जाना अगले प्रवक्ता के पास। हमेशा मेरा एक मत होता है कि महिलाओं का पैर नहीं, महिलाओं का हाथ पकड़ना चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, आपने जो वॉशिंग मशीन की बात करी ना, जिस प्राइस इक्वलाइजेशन पॉलिसी का दंश बिहार झेल रहा है, यहाँ जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, उसको लेकर के जिन्होंने ये कांड किया था, साहब ने, जिन्होंने ये फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई थी, उनको, उनके ऊपर जब धब्बा लगा था, जो उनके ऊपर जब दाग लगा था, तो नेहरू जी ने उनको फिर से बहाल किया था। मैं बहुत ज्यादा चर्चा, क्योंकि समय नहीं अमित जी के पास, उसको अलाउ नहीं करेंगे करने के लिए। बिहार ने शुरुआती दौर से इस दंश को झेला है। मधु जी सुनिए, मधु जी बीच में नहीं, मंजूरी जी बीच में नहीं, मधु जी बीच में नहीं, मधु जी बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं। मधु जी बात पूरी रखने दीजिए, फेडर नीचे करिए। मधु जी का ये मान नहीं रही है। हाँ, कुमकुम जी बोलिए, कुमकुम जी बोलिए। मैं यही कह रही हूँ कि प्राइस इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो बिहार उसका दंश आज तक झेल रहा है, उस इंसान को, जो जिन्होंने बिहार के ही थे, जिन्होंने उसको, उनके ऊपर चार्ज लगाया था, और उनको हटा करके नेहरू जी, और फिर से उन्होंने कमीशन बनाया और उनको क्लीन चिट दिया, और फिर से करी कि जो बार बार कह रहे थे कि इसको स्लीक बनाओ, ज्यादा बहुत लेंदी हमारा संविधान बन गया है, सबसे पहले शेड्यूल 9 लाते हैं,
इंदिरा गांधी के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया। आपका कहना है कि राजीव गांधी अगर नहीं होते तो कंप्यूटर नहीं होता, राजीव गांधी अगर नहीं होते या इंदिरा गांधी अगर, तो जिस तरीके का 1984 का दंगा का आपके ऊपर एक दो दाग नहीं है। हमको नहीं जानना है। पीसीआर मोदी जी का फेडर नीचे करिए, पीसीआर फेडर नीचे करिए, बात नहीं करने दे रहे। हर घंटे भी अगर मैं आपको हर घंटे भी अगर एक इंसिडेंट में कांग्रेस और राजद का याद दिलाऊं तो भी कम पड़ जाएगा। और आप फिर कहने लगती हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी साउंड करती है। मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ, जागरूक जरूर हूँ, और एक जागरूक माँ हूँ, इसलिए फैमिली को, बच्चे को और समाज को जागरूक करने के लिए चली हूँ। और मैं आपको भी कहूंगी कि उस जागरूकता के साथ चलिए। बिहार पे जो दाग लगा था, जो लालू जी के कार्यकाल में हुआ था, शिक्षा मित्र तो आपको पता होगा ना, शिक्षा मित्र के तहत पंचायतों को यह दिया गया था अधिकार, पंचायत के मुखिया को, कि शिक्षा मित्र की बहाली करें, और वो शिक्षक बन गए थे, जिसके ऊपर ढेरों एफआईआर आज भी दर्ज है। आपकी सरकार ने आप शर्मिंदगी आपको आएगी, आपकी आंखें झुक जाएंगी। आपको झांकना होगा आपके अंदर, आपको अपने अंदर देखना होगा। अगर आप नहीं देखने समझने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बिहार का होगा। और नेता प्रतिपक्ष को जो बनने वाले हैं, और क्या उनको झेलना पड़ेगा, उनको पहले विधानसभा को फेस तो करने दीजिए, उनके लोग ही उनसे सवाल करेंगे। कुमकुम जी, आप आई गो टुवर्ड्स मनोज लाल जी, उसके बाद अमिताभ साहब के पास जाऊंगा, मेरे पास 4 मिनट बचे हैं। मनोज भाई, ये जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष और आरजेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह सारा मामला साफ है। एक प्रचंड बहुमत आता है, विपक्ष कहता है, जनसुराज पार्टी जैसे लोग कहते हैं कि 25 से ज्यादा जेडीयू की सीटें नहीं आएंगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब क्या कहते हैं वो कि भैया हम तो बिहार की सेवा करेंगे। मतलब जो कथनी और करनी में इतना फर्क है, अपने आप को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट बताने वाले पीके, अब उनका कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, ना आरजेडी के लिए कोई स्ट्रेटेजी काम आई। राघोपुर से लड़ने की बात हुई, भाग्य छोड़ के वहां से, पता था तेजस्वी यादव इतनी बुरी तरह हराएंगे कि जमानत जब्त हो जाएगी। और अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि हम बिहार की सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। सारा उनका सेफोलॉजी फेल हो गई। बीजेपी के लिए जो बातें वो कहते थे वो फेल हो गई, जेडीयू के लिए जो नंबर्स दिए थे वो तो उड़ गए। मतलब 202 मैंडेट आया और पीके तैयार नहीं है किसी चैनल में बैठकर बात करने के लिए। उनको पता है उनकी बखिया उधेड़ देंगे पत्रकार। तो मैं ये कह रहा हूं कि कल बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, और नीतीश बाबू 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल तक सरकार सुचारू रूप से चले, और जो बिहार की जनता की जरूरत है, जो डिमांड है, जो मांग है, वो आप सब पूरी करें कम से कम। देखिए अमित जी, मैं इतने खुशी के मौके पर हूँ, और ये खुशी हमारी नहीं, ये बिहार की जनता की खुशी है। I'm sure. इसलिए मैं कोई अनर्गल बात अभी नहीं करना चाहता हूँ। मधु मंजरी जी भीतर से डरी हुई हैं, छोटी बहन है, कई बार इनसे बातचीत है, कई बार एक साथ बैठकर हम लोगों ने इसी लालू जी की पार्टी को भी इन्होंने बहुत बात कही है जब आरएलएसपी में थी। इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, राजनीति अलग चीज है। लेकिन बार बार एक चीज, मधु मंजरी जी महिला होने के नाते बार बार इस शब्द को उठा रही हैं कि कल कितने लोग रहेंगे, 35% रहेंगे कि 55% रहेंगे, लेकिन याद नहीं आ रही है। एक बार भी याद नहीं आ रही है कि जिस घर पे वो रोक के गई वो किसका घर था। ये इनको एक बार भी याद नहीं आ रहा है। किन लोगों ने उसके साथ कैसा सलूक किया, ये भी इनको याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मनोज भाई वो वाली बात नहीं करते। छोटी बहन है, मैं इसको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप अपने घर के महिलाओं को देखिए। अमिताभ जी के पास जा रहा हूँ। मनोज भाई ज्यादा समय नहीं, पीसीआर मुझसे कह रहा शो रैप करने के लिए। हाँ, उनको देख लीजिए। बाकी कल का दिन है, बिहार की जनता का दिन है, देखिए आप भी किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से पहले बिहार की नागरिक हैं, और इस जश्न में शामिल होइए, और उसके बाद अपने ठीक है। मनोज लाल जी, बिल्कुल वक्त मेरे पास नहीं बचा है। अमिताभ सर, आई एम वेरी सॉरी, टाइम बिल्कुल नहीं बचा। पीसीआर इज आस्किंग मी टू रैप द शो, बट आई पर्सनली, मधु जी आपको और कुमकुम जी, आई पर्सनली अडोर बोथ ऑफ यू, क्योंकि बिहार से इतनी मजबूत प्रवक्ताएं मेरी डिबेट के लिए मुझे मिली हैं। आई रियली अडोर बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो।